हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 30,000 और ऑप्शन डी 15,000। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली में शानदार होगा भाजपा की 27 साल बाद वापसी का जश्न, स्टेडियम में होगा शपथ। खबर है कि दिल्ली की सत्ता पर 27 साल बाद वापसी करने वाली भाजपा बड़े जश्न की तैयारी कर रही है। पार्टी नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण काफी भव्य तरीके से करना चाहती है और पार्टी की नजर दिल्ली के किसी स्टेडियम में समारोह आयोजित कराने की है, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या फिर अन्य स्टेडियम को चुना जा सकता है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय बाकी है। समारोह में शामिल होने के लिए भाजपा अपने 200 से अधिक सांसदों और पूर्व सांसदों को निमंत्रण भेजेगी। भाजपा दिल्ली के अभियान में भाग लेने वालों को निमंत्रण भेजेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री का चयन नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा और पर्यवेक्षक नियुक्त होगा। पार्टी के विधायक दल की बैठक 16 फरवरी तक और शपथ ग्रहण उसके बाद होने की संभावना है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए सबसे आगे नाम प्रवेश वर्मा का है, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं और उनके पिता भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, शिखा रॉय, पूनम शर्मा, वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी चर्चा में है। वहीं भाजपा जातियों को साधने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री भी बना सकती है। दिल्ली में केंद्रीय योजनाएं लागू करेगी भाजपा, पिछली सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार की होगी जांच। खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा अब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौट रही भाजपा ने शासन के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की है। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू कराना और नलियों की सफाई जैसे कामों को प्राथमिकता दी गई है। भाजपा पिछली सरकार की योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार को लेकर जांच भी शुरू कर सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 12 फरवरी को एक बैठक के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने सभी संबंधित विभागों को नई भाजपा सरकार के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के मुताबिक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें हर 15 दिन, हर महीने और हर 100 दिन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में सभी विभागों को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। सरकार का पहला लक्ष्य आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कराना है। इसके तहत दिल्ली में 51 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत उन लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं। रैपिडो की बाइक पिंग सेवा कर्नाटक में होगी लॉन्च, 25,000 महिलाओं को मिलेगी नौकरी। खबर है कि बाइक टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी रैपिडो इस साल कर्नाटक में महिलाओं के लिए विशेष बाइक टैक्सी सेवा बाइक पिंग शुरू करने वाली है। ये सेवा महिलाओं द्वारा चलाई जाएगी और इसमें यहां 25,000 नौकरियां बनने की उम्मीद है। कंपनी पहले ही चेन्नई में इस सेवा की शुरुआत कर चुकी है। शुरुआती चरण में वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रही महिला ड्राइवरों को 25 इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी, जिससे वे आसानी से काम शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। वहीं रैपिडो महिला बाइक ड्राइवरों को बेहतर सुरक्षा और ड्राइविंग कौशल सिखाने के लिए गैर सरकारी संगठनों NGOs के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी। कंपनी का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन का साधन देना है। इसके अलावा रैपिडो कोलकाता में भी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बना रही है और इस पहल से महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा और महिला ड्राइवरों के लिए कमाई के नए अवसर खुलेंगे। रैपिडो के अलावा उबर ने भी दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में महिलाओं के लिए मोटो वुमेन नाम की बाइक टैक्सी सेवा शुरू की थी। इसका मकसद महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराना है और महिला ड्राइवरों को कमाई का मौका देना है। भारत के कई शहरों में बाइक टैक्सी कंपनियां अब सिर्फ यात्रा सेवाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं भी ला रही हैं।
पीएम मोदी ने एलन मस्क के बच्चों को गिफ्ट की पंचतंत्र और मालगुडी डेज जैसी कहानियों वाली किताबें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाशिंगटन डीसी में अरबपति एलन मस्क और उनके पूरे परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने मस्क के बच्चों को भारत की क्लासिकल कहानियों का खजाना गिफ्ट किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि बेहद ही कैजुअल मीटिंग थी। जब पीएम मोदी मस्क के बच्चों से मिले, वो वाइब्स कुछ अलग ही थी। जहां आमतौर पर बड़े लोगों की बातचीत होती थी, वहीं ये बैठक बच्चों के साहित्य पर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने इन बच्चों को 3 प्रतिष्ठित क्लासिक्स किताबें गिफ्ट की हैं, जिन्हें पढ़कर हम में से कई लोगों का बचपन बीता है। और इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर की द क्रिसेंट मून, द ग्रेट आर.के. नारायण कलेक्शन और पंडित विष्णु शर्मा की लिखी पंचतंत्र। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग बढ़ाने पर हुए सहमत, ये होगा इससे फायदा। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका में असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने भारत में अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए परमाणु रिएक्टरों पर बड़े पैमाने पर स्थानीयकरण की और संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और आगे बढ़ने का फैसला लिया है। अमेरिका ने कहा है कि दोनों नेताओं ने बड़े पैमाने पर स्थानीयकरण और संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में अमेरिकी डिजाइन वाले परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए कार्य योजना को आगे बढ़ाकर अमेरिका भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते को पूरी तरह से साकार करने की प्रतिबद्धता घोषित की है। दोनों क्षेत्रों ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु रिएक्टरों से जुड़े हुए परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बजट घोषणा का स्वागत किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा संक्रमण प्रयासों के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी एसएमआर के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की जाएगी और इसमें से 2023 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर चालू हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने ठुकराई वरिष्ठ खिलाड़ी की चैंपियंस ट्रॉफी में पत्नी के साथ रहने की मांग। खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम का अभियान 20 फरवरी को बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होगा। इसको लेकर टीम जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच रिपोर्ट है कि टीम के एक वरिष्ठ खिलाड़ी ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पत्नी को साथ रखने के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों से बात की थी, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें इसकी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि एनडीटीवी ने बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से बताया कि एक वरिष्ठ खिलाड़ी ने पत्नी को साथ रखने के संबंध में अधिकारियों से बात की थी, लेकिन अधिकारियों ने खिलाड़ी से स्पष्ट कर दिया है कि नीतिगत फैसले का पालन करना ही पड़ेगा। सूत्र ने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा 1 महीने से भी कम समय का है, इसलिए खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार नहीं होंगे। हालांकि किसी अपवाद की सूरत में खिलाड़ी को ही पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी राशि 53% बढ़ाई, विजेता को मिलेंगे 19 करोड़ रुपए। खबर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी है और इस बार इस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होगी, क्योंकि आईसीसी ने साल 2017 की तुलना में इनामी राशि में 53% का बड़ा इजाफा किया है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनामी राशि $69 लाख यानी लगभग 60 करोड़ रुपए निर्धारित है। आईसीसी की ओर से घोषित पुरस्कार राशि के तहत 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को $20.24 लाख यानी लगभग 19 करोड़ रुपए मिलेंगे। उप विजेता को इसकी आधी राशि $11.20 लाख यानी करीब 9 करोड़ 72 लाख रुपए मिलेंगे और इसी तरह सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को $5,60,000 यानी लगभग 4.86 करोड़ रुपए मिलेंगे। इतना नहीं, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 8 टीमों को $1.25 लाख यानी लगभग 1.07 करोड़ रुपए बतौर पुरस्कार दिया जाएगा। एप्पल 19 फरवरी को लॉन्च करेगी नया प्रोडक्ट, सीईओ टिम कुक ने टीजर किया शेयर। खबर है कि एप्पल 19 फरवरी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने एक्स पर इसे लेकर एक छोटा वीडियो शेयर किया है, जिसमें सिल्वर रंग का एप्पल लोगो लगा था। आपको बता दें कि इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि परिवार के सबसे नए सदस्य से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। माना जा रहा है कि ये एक बड़ा हार्डवेयर लॉन्च हो सकता है, जिससे एप्पल के यूजर्स के लिए कुछ नया आने की उम्मीद बढ़ गई है।
सबसे ज्यादा संभावना नए आईफोन SE 4 के लॉन्चिंग की है और इसमें पहले से पावरफुल फीचर्स हो सकते हैं। बता दें कि इसके अलावा M4 मैकबुक एयर, M3 आईपैड एयर और 11वीं पीढ़ी का आईपैड भी जल्द ही आने की उम्मीद है। वीडियो में दिखे डिजाइन के आधार पर कुछ लोगों को लग रहा है कि इसमें मैकबुक से जुड़े हुए संकेत हो सकते हैं। वहीं सर्किल शेप को देखकर ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ये नया एयर टैग 2 हो सकता है। जेमिनी AI चैटबॉट पुरानी चैट रखेगी अब याद, गूगल ने जोड़ा नया फीचर। खबर है कि गूगल ने जेमिनी ऐप में नया फीचर जोड़ दिया है जिससे ये AI चैटबॉट पुरानी बातचीत को याद रख सकेगी। अब हर बार नई चैट शुरू करने पर पहले की बातें दोहराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने पहले किसी विषय पर बात की थी तो जेमिनी उसे पहचानकर उसी आधार पर जवाब देगी। इससे आपको बार बार स्क्रॉल करके पुरानी चैट ढूंढने की परेशानी नहीं होगी। ये फीचर्स यूजर्स के लिए बातचीत को पहले से ज्यादा आसान और तेज बनाएगा। अब जब जेमिनी जवाब देगा तो वह पुरानी बातचीत को ध्यान में रखकर देगा। उदाहरण के लिए अगर आपने पहले बताया था कि आप शाकाहारी हैं और यह मांसाहारी खाने के सुझाव तब नहीं देगा। इसी तरह अगर आपने पहले जावास्क्रिप्ट में कोडिंग मांगी थी तो यह उसी भाषा में कोड आपको देगा। ये सुविधा गूगल की प्रतिक्रिया प्राथमिकता पर आधारित है और इससे आपके सवालों के जवाब ज्यादा सटीक और उपयोगी होंगे, जिससे चैटिंग का अनुभव बेहतर हो सकता है। YouTube यूजर्स टेक्स्ट से बना सकेंगे शॉर्ट वीडियो, आया AI का नया फीचर। गूगल यूजर्स के लिए YouTube शॉर्ट्स में अब क्रिएटर्स के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI फीचर जोड़ रही है, जिससे वे टेक्स्ट लिखकर पूरी वीडियो क्लिप बना सकेंगे। ये बदलाव गूगल डीप माइंड के Veo 2 मॉडल की वजह से संभव हुआ है, जो कि टेक्स्ट टू वीडियो तकनीक पर काम करता है। इससे क्रिएटर्स को स्टैंड अलोन AI वीडियो बनाने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनका कंटेंट ज्यादा होगा और पहले सिर्फ बैकग्राउंड बनाने की सुविधा थी, अब पूरे वीडियो AI से तैयार किए जा सकेंगे। पिछले साल YouTube ने ड्रीम स्क्रीन फीचर लॉन्च किया था। इससे यूजर्स टेक्स्ट लिखकर AI बैकग्राउंड बना सकते थे। हालांकि अब Veo 2 की मदद से क्रिएटर्स को और अधिक कंट्रोल मिलेगा और वे केवल टेक्स्ट इनपुट देकर पूरी वीडियो क्लिप तैयार कर सकेंगे, जिससे एडिटिंग का झंझट कम हो जाएगा। ये फीचर खास तौर पर उन क्रिएटर्स के लिए उपयोगी होगा जो बिना एडिटिंग सॉफ्टवेयर के भी प्रोफेशनल लेवल का कंटेंट बनाना चाहते हैं। इससे शॉर्ट वीडियो का स्तर बढ़ेगा। बाबर आजम ने रचा इतिहास, सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम ने पाकिस्तान में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल मुकाबले में इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने 29 रन की पारी का 10वां रन बनाते ही उनके वनडे क्रिकेट में 6000 रन पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही वह सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले एशियाई भी हैं। बाबर ने 126 वनडे की 123वीं पारी में अपने 6000 रन पूरे किए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला ने 126 वनडे की 123 पारियों में यह कारनामा किया था। ऐसे में बाबर मैच और पारी के हिसाब से ऐसा करने वाले संयुक्त पहले बल्लेबाज बने हैं। हालांकि वह सबसे तेज ऐसा करने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 136 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार आधिकारिक तौर पर हुआ जियो हॉटस्टार, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध। खबर है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार अब आधिकारिक रूप से जियो हॉटस्टार बन गया है और ये गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार जिन यूजर्स के पास पहले से था, उन्हें अपडेट के जरिए ये नया नाम और इंटरफेस मिलेगा। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के विलय के बाद यह नया प्लेटफॉर्म भारतीय दर्शकों के लिए बड़े मनोरंजन हब के रूप में सामने आया है और इस बदलाव के साथ यूजर्स को पहले से ज्यादा कंटेंट का अनुभव मिलेगा। बता दें कि जियो हॉटस्टार अब डिज्नी, मार्वल, स्टार वॉर्स, पिक्सर, HBO, वार्नर ब्रोस और नेशनल जियोग्राफी जैसे बड़े ब्रांड्स के शोज और फिल्में उपलब्ध है। और इसके अलावा महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। जियो सिनेमा, ओरिजिनल और कलर्स रिश्ते हब के कंटेंट को भी इसमें जोड़ा गया है। नया प्लेटफॉर्म क्रिकेट और अन्य खेलों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए खास बन गया है, जिससे भारतीय दर्शकों के लिए बेहतरीन ऑप्शन ये बन सकता है। रिबेल फूड्स ने शुरू की 15 मिनट फूड डिलीवरी सेवा, जोमेटो, स्विगी को मिलेगी टक्कर। खबर है कि भारतीय ऑनलाइन रेस्टोरेंट कंपनी रिबेल फूड्स ने 15 मिनट फूड डिलीवरी सेवा क्विकीज लॉन्च कर दी है, जिससे जोमेटो और स्विगी को कड़ी चुनौती मिलेगी। कंपनी बेहरोज बिरयानी और फासोस जैसे क्लाउड किचन ब्रांड पहले से ही चला रही है, जिससे इसे नया बुनियादी ढांचा खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। रिबेल फूड्स का मानना है कि ग्राहक जल्दी और ताज़ा खाना पसंद करते हैं और अगर उन्हें अच्छी सर्विस मिले तो वे तेजी से इस मॉडल को अपनाएंगे। रिबेल फूड्स ने इस सर्विस को अपने खुद के इंटश्योर ऐप तक
तक सीमित रखा है, यानी कि ग्राहक इसे जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर नहीं कर सकेंगे। ये रणनीति इन दोनों कंपनियों के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि ईट श्योर अपने ग्राहकों का डेटा पहले से ही रखता है और खाने की पसंद को समझता है। इसके अलावा कंपनी अपने मौजूदा क्लाउड किचन से हर 2 घंटे में ताजा खाना बनाएगी, जिससे ग्राहकों को क्वालिटी और तेज डिलीवरी का भरोसा मिलेगा। भारत में व्यवसाय बढ़ाना चाहती है रेडिट, बेंगलुरु में खोलेगी कार्यालय। खबर है कि सोशल मीडिया कंपनी रेडिट भारत में अपना दायरा बढ़ा रही है और इसी के तहत बेंगलुरु में एक कार्यालय खोल रही है। कंपनी ने हाल ही के महीनों में विकास, नीति, सामुदायिक प्रबंधन और संचालन के लिए कई लोगों को नौकरी दी है और रेडिट पहले ही मुंबई में 2 कंपनियां पंजीकृत करा चुकी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है, इसलिए रेडिट यहाँ अपने यूजर्स बेस और राजस्व को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। भारत में रेडिट के यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2023 तक इसके 2 करोड़ 50 लाख से अधिक मासिक सक्रिय यूजर्स थे। 2024 की तीसरी तिमाही में इसके दैनिक सक्रिय यूजर्स में 90% की वृद्धि देखी गई, जबकि महिला यूजर्स की संख्या 20% बढ़ी है। क्रिकेट, बॉलीवुड और वित्त जैसे विषयों पर चर्चा करने वाले समुदायों की वजह से रेडिट भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही है और बड़े शहरों के लोग इसे ज्यादा अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की याचिका, शेयर बाजार पर इसका असर। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत टेलीकॉम कंपनियों की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर बकाया की गणना में सुधार की मांग की गई थी। कंपनियों का कहना था कि दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने गणना में गलती की है और पहले किए गए भुगतान को ठीक से नहीं जोड़ा गया, लेकिन कोर्ट ने 2021 के फैसले को बरकरार रखते हुए पुनर्गणना से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले का टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों पर असर देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया के शेयर 4.16% गिरकर 8 रुपए 29 पैसे प्रति शेयर पर पहुंच गए, जबकि एयरटेल के शेयर 0.51% गिरकर 1705 रुपए पर आ गए। इससे पहले भी 2021, 2022 और 2023 में ऐसी याचिकाएं खारिज कर चुकी हैं। टेलीकॉम कंपनियां लगातार ये दलील दे रही थी कि गलत गणना के कारण उन पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया दिखाया जा रहा है। जियो इन यूजर्स को मुफ्त में दे रही है जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। खबर है कि रिलायंस जियो ने हॉटस्टार के साथ विलय के बाद जियो हॉटस्टार ओटीटी सेवा की घोषणा कर दी है। कंपनी ने इसकी आधिकारिक वेबसाइट को लाइव कर दिया है और इसका ऐप भी एंड्रॉइड, आईओएस और आईपैड ओएस और स्मार्ट टीवी पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा जियो हॉटस्टार के नए सब्सक्रिप्शन प्लान भी पेश किए गए हैं जिससे यूजर्स इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि कुछ यूजर्स को जियो हॉटस्टार की सदस्यता मुफ्त में मिल रही है। जियो हॉटस्टार का मुफ्त सब्सक्रिप्शन उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जिनके पास पहले से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार या जियो सिनेमा की सक्रिय सदस्यता है। अगर हॉटस्टार की सदस्यता में 18 दिन बचे हैं तो जियो हॉटस्टार भी 18 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इसी तरह अगर जियो सिनेमा की मासिक या वार्षिक योजना ली गई है तो वह भी जियो हॉटस्टार में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मोबाइल या ब्रॉडबैंड प्लान के साथ पहले से ही हॉटस्टार या जियो सिनेमा की प्रीमियम सदस्यता है तो यह जियो हॉटस्टार पर भी जारी रहेगी। जियो ने अपने मौजूदा जियो सिनेमा ग्राहकों के लिए ऑटो पे सुविधा को बंद करने का भी निर्णय लिया है। अगर कोई यूजर जियो सिनेमा की ऑटो रिन्यूअल योजना पर था तो अब उसे आगे कोई भुगतान नहीं करना होगा। मौजूदा सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद जियो सिनेमा का शुल्क नहीं लिया जाएगा और यूजर्स को जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको मुफ्त सदस्यता मिलेगी या नहीं तो जियो हॉटस्टार ऐप में अपने फोन नंबर या ईमेल से लॉगिन करके चेक कर लें। रूस ने चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर ड्रोन से किया हमला, यूक्रेन ने किया दावा। खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने बीती रात चेरनोबिल में नष्ट हो चुके परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एक उच्च विस्फोटक वारहेड के साथ रूसी हमलावर ड्रोन ने संयंत्र में नष्ट हो चुकी चौथी बिजली इकाई पर हमला किया। बाद में यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने कहा कि हमले के बाद रेडिएशन का स्तर सामान्य बना हुआ है। जेलेंस्की ने कहा कि ड्रोन यूनिट को कवर करने वाले कंक्रीट कवर पर गिरा है जिससे कि शेल्टर क्षतिग्रस्त हो गया है। ये यूक्रेन द्वारा यूरोप, अमेरिका और मानवता की वास्तविक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर बनाया गया था। फिलहाल आग बुझा दी गई है, रेडिएशन का स्तर नहीं बढ़ा है और लगातार निगरानी की जा रही है। शुरुआती आकलन के मुताबिक शेल्टर को काफी नुकसान हुआ है। 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी मध्य प्रदेश की सरकार। सीएम बोले, हम इसके पक्ष में। SC/ST वर्ग को भी मिलना चाहिए निर्धारित कोटा। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन देने का कहा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार उसे लागू कर सके।
विधि, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यहां बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले से ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर अलग अलग याचिकाओं के जरिए कोर्ट में केस चल रहा है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के सभी संबंधित विभागों के अफसरों के साथ बैठक की गई। पेट्रोल में वैट लगाने वाला एमपी देश में 5वां राज्य। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक में सबसे ज्यादा टैक्स। एमपी में वैट के ऊपर वसूल रहे सेस। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं विपक्षी सरकार पर महंगाई को रोकने में नाकाम साबित होने के आरोप लगाता रहा है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में 5वां राज्य है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी सामने आई है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 29% वैट, 2.5 रुपए प्रति लीटर वैट के साथ 1% उपकर लिया जाता है और डीजल पर 19% वैट, 1.5 रुपए प्रति लीटर वैट के साथ 1% उपकर लिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर सबसे कम 1% टैक्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लिया जाता है। लक्षद्वीप में पेट्रोल और डीजल पर 10% वैट वसूला जाता है। दादर और नगर हवेली और दमन दीव में पेट्रोल पर 12.75% वैट और डीजल पर 13.50% वैट लिया जाता है। मेघालय में पेट्रोल पर 13.50% या 13 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर जो भी ज्यादा हो उसके साथ ही 10 पैसे प्रति लीटर प्रदूषण अधिभार भी लिया जाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दी अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुभव प्रमाण पत्र बाद में जमा कर सकेंगे। हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगा इससे लाभ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हजारों अतिथि शिक्षकों को आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की अनिवार्यता को राहत दी है और अब ऐसे अतिथि शिक्षक भी परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे जिनके 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन का शिक्षण अनुभव पूरा नहीं हुआ है। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने इस बार की भर्ती में नया नियम लागू किया था जिसमें आवेदन के समय ही अनुभव प्रमाण पत्र डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया, जबकि पिछले भर्तियों में ये दस्तावेज काउंसलिंग के समय मांगा जाता था। सिवनी के सुनीता कटरे, कृष्णकांत शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने कोर्ट में दलील दी कि परीक्षा रूल बुक की धारा 12(6) के अनुसार योग्यता से जुड़े हुए दस्तावेज काउंसलिंग के समय जमा किए जा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं गंगा के मैदानी इलाकों में चलती रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। सिक्किम, असम, मेघालय और नागालैंड में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। आज का सुविचार: विश्वास एक छोटा सा शब्द है, पढ़ने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, समझने में कई दिन लगते हैं, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए जब आप पर कोई विश्वास करे, आप उस विश्वास को टूटने कभी न दें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।